नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की इस सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 28 जनवरी। द हिंदू की आज की जो इंपॉर्टेंट खबर है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें एक एक करके विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। कोट देख लेते हैं। कोट है, सीमाओं की धारणा में मत उलझो, कोई सीमाएं नहीं होती। और ये कथन है सुनीता विलियम्स जी का। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न सा था, 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन से ए संयुक्त राष्ट्र महासचिव, बी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, सी अमेरिकी राष्ट्रपति, डी रूस के विदेश मंत्री। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। आप इसका एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की पहली न्यूज को। न्यूज है, मदर्स ऑफ ऑल डील्स इंडिया एंड द ईयू फाइनलिस्ट एफटीए। ये जो पूरा टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 आईआर और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे हम समझ लेंगे। तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच करीब 20 साल की बातचीत के बाद एक बहुत बड़ा मुक्त व्यापार समझौता पूरा हुआ। इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता माना जा रहा है। और इस समझौते का सीधा मतलब ये है कि अब भारत और यूरोप के बीच व्यापार करना आसान और सस्ता हो जाएगा। इस समझौते के तहत यूरोपीय संघ ने भारत से जाने वाले 99.5% सामानों पर टैक्स यानी टैरिफ खत्म करने पर सहमति दी है। अब इसका फायदा ये होगा कि भारत के कपड़ा, रेडीमेड कपड़े, चमड़ा, जूते, चाय, कॉफी, मसाले, खिलौने, रत्न आभूषण और समुद्री उत्पाद जैसे सामान यूरोप में सस्ते पड़ेंगे और ज्यादा बिक पाएंगे। इससे भारतीय किसानों, कारीगरों, छोटे उद्योगों और मजदूरों को बड़ा लाभ मिलेगा और रोजगार बढ़ेगा। कई ऐसे क्षेत्रों में जिन पर पहले यूरोप में 4% से 26% तक टैक्स लगता था, अब समझौता लागू होते ही टैक्स शून्य हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर भारत ने भी यूरोपीय संघ से आने वाले 97.5% सामानों पर टैक्स कम करने या हटाने का फैसला लिया है। इसका असर ये होगा कि यूरोपीय वाइन, लग्जरी कारें और सस्ती होंगी, जिसमें कि मशीनें, दवाइयां और हाईटेक उपकरण भी शामिल हैं। इससे उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा और भारतीय उद्योगों को बेहतर गुणवत्ता के इनपुट कम कीमत पर मिल सकेंगे। हालांकि भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों जैसे कि कृषि और डेयरी को सुरक्षित रखा है ताकि भारतीय किसानों को नुकसान न हो। सेवाओं के क्षेत्र में भी ये समझौता बहुत अहम माना जा रहा है। यूरोपीय संघ ने आईटी, आईटीईएस, शिक्षा, प्रोफेशनल सेवाओं और बिजनेस सेवाओं जैसे 144 सेवा उपक्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को बेहतर पहुंच देने पर सहमति दी है। और वहीं भारत ने भी यूरोप की प्राथमिकताओं वाले 102 सेवा क्षेत्रों को खोलने का वादा किया है। इससे भारतीय आईटी और सेवा कंपनियों को यूरोप में नए मौके मिलेंगे। कुल मिलाकर इस समझौते का राजनीतिक और रणनीतिक महत्व भी है। मौजूदा समय में जब वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ रही है और अमेरिका की टैरिफ नीतियों से अस्थिरता बनी हुई है, तब भारत ईयू समझौते दोनों पक्षों के लिए स्थिरता और भरोसे का संकेत देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे ऐतिहासिक बताया है और ये कहा है कि यह वैश्विक उथल पुथल के समय स्थिरता लाएगा, जबकि यूरोपीय संघ का कहना है कि इससे रणनीतिक निर्भरता कम होगी। ऑटोमोबाइल और वाइन जैसे कुछ विवादित मुद्दों पर अंत में कोटा प्रणाली के जरिए समझौता होगा। भारत ने 25 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली यूरोपीय कारों पर टैक्स को 110% से घटाकर 10% करने की अनुमति दी है, लेकिन ये एक तय सीमा यानी कोटा के अंदर ही होगा। अब आगे की प्रक्रिया में इस समझौते की कानूनी जांच, भाषा सुधार और अनुवाद किया जाएगा और फिर इसे यूरोपीय संसद और सभी 27 यूरोपीय देशों की मंजूरी मिलेगी। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि ये समझौता 2026 तक लागू हो जाएगा। कुल मिलाकर यह समझौता भारत की अर्थव्यवस्था, निर्यात, रोजगार और वैश्विक व्यापार में भूमिका को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली न्यूज को। न्यूज प्री इन एससी कॉन्टेस्ट यूजीसी रेगुलेशन लिमिटिंग रिजर्वेशन टू एससी, एसटी, ओबीसी। टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है। न्यूज क्या है इसे हम समझ लेंगे। तो यूजीसी यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए जाति आधारित भेदभाव और अन्य प्रकार के भेदभाव को रोकने के लिए वर्ष 2026 में नए नियम अधिसूचित किए हैं। ये नियम 2012 में बने पुराने समानता नियमों का नया और सख्त रूप है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में किसी भी छात्र या शिक्षक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता या सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव न हो। खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाओं और दिव्यांगों के साथ।
अब इन नियमों के तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में 3 नई व्यवस्थाएं अनिवार्य की गई हैं। सबसे पहला ये है कि समान अवसर केंद्र यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर, जो कि वंचित वर्गों से जुड़े मामलों पर नजर रखेगा, जरूरत पड़ने पर पुलिस और जिला प्रशासन से तालमेल करेगा और कानूनी मदद में सहायता देगा। दूसरी तरफ है समानता समिति, जिसमें कि कुल 10 सदस्य होंगे और इसके प्रमुख संस्थान के प्रमुख उसमें कुलपति और प्राचार्य होंगे और इस समिति में SC, ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। अगर कोई भेदभाव की शिकायत आती है तो समिति को 24 घंटे के भीतर बैठक करनी होगी और 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। अब तीसरी व्यवस्था है इक्विटी स्क्वाड, जो कि लगातार परिसर में निगरानी करेगा, संवेदनशील जगहों पर जाएगा और भेदभाव की घटनाओं को रोकने का काम करेगा और इसके साथ ही 24 घंटे की इक्विटी हेल्पलाइन और इक्विटी एम्बेसडर भी नियुक्त किए जाएंगे। ये जो नियम है वो पुराने नियम 2012 नियमों से इसलिए अलग है क्योंकि पहले नियम ज्यादातर सलाह देने तक सीमित थे और उनका पालन न करने पर संस्थानों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब अगर कोई संस्थान इन नियमों को लागू नहीं करता है तो यूजीसी उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर सकता है, जैसे कि उससे अनुदान रोकना, नए कोर्स या ऑनलाइन प्रोग्राम चलाने से रोकना या यूजीसी की योजनाओं से बाहर कर देना। यानी अब नियम केवल कागजी नहीं बल्कि लागू करने योग्य बनाए गए हैं। इन नियमों की पृष्ठभूमि भी बहुत संवेदनशील है। रोहित वेमुला 2016 और पायल ताडवी 2019 इनकी आत्महत्या के मामलों में उनकी माताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और उनका कहना था कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नियम केवल दिखावे के नहीं होने चाहिए बल्कि जमीन पर असर दिखना चाहिए और इसी के बाद यूजीसी को नए सख्त और स्पष्ट नियम बनाने के निर्देश मिले हैं। हालांकि इन नियमों को लेकर काफी विवाद भी हो रहा है। कुछ छात्र संगठन और कुछ राजनीतिक लोग, खासकर सामान्य वर्ग से जुड़े लोग, यही आरोप लगा रहे हैं कि इन नियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों का उत्पीड़न हो सकता है और झूठी शिकायतों के खिलाफ कोई सजा तय नहीं की गई है। उनका कहना है कि इससे कैंपस में जाति के आधार पर और ज्यादा विभाजन हो सकता है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में कुछ पदाधिकारियों ने विरोध में इस्तीफा तक दे दिया और सोशल मीडिया पे #UGC रोल बैक ट्रेंड करने लगा। वहीं दूसरी ओर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों के संगठनों का ये कहना है कि ये नियम काफी जरूरी है क्योंकि आज भी उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव की घटनाएं होती हैं जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। नए नियमों में ओबीसी को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया और मसौदे में मौजूद झूठी शिकायत वाला दंड प्रावधान हटा दिया गया ताकि पीड़ित छात्र डर के बिना शिकायत कर सके। कुल मिलाकर के यूजीसी का जो नया नियम है वो समानता और समावेशन को मजबूत करने की कोशिश है, लेकिन इन्हें लेकर समाज में मतभेद है। असली चुनौती यह होगी कि इन नियमों को निष्पक्ष, संतुलित और ईमानदारी से लागू किया जाए ताकि न तो किसी के साथ भेदभाव हो और न ही इनका दुरुपयोग हो। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली न्यूज को। न्यूज है कर्नाटका कॉन्स्टिट्यूट्स गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। ये जो पूरा टॉपिक है जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से संबंधित है। तो न्यूज क्या है इसे समझ लेंगे। तो कर्नाटक सरकार ने गिग वर्कर्स के लिए, जैसे डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, ऐप आधारित काम करने वाले लोग, इनके लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं लागू करने के उद्देश्य से कर्नाटक प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स कल्याण विकास बोर्ड का गठन किया है और ये बोर्ड जो है वो अधिनियम 2025 के तहत बनाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लोग जोमेटो, उबर, अमेजन, पोर्टर जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करते हैं उन्हें भी संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की तरह कुछ बुनियादी सुरक्षा और सुविधाएं मिल सके। इस बोर्ड की अध्यक्षता श्रम मंत्री करेंगे और श्रम विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और वाणिज्य कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा बोर्ड में गिग वर्कर यूनियन और एग्रीगेटर कंपनियां जैसे कि जोमेटो, उबर, अमेजन, पोर्टर, इनसे 4 प्रतिनिधि भी शामिल होंगे ताकि सरकार, कंपनियों और श्रमिकों तीनों की भागीदारी बनी रहे। अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि गिग वर्कर्स और एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म दोनों को बोर्ड में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। एग्रीगेटर कंपनियों को अपने पंजीकरण के साथ साथ अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े सभी गिग वर्करों का विवरण देना होगा, 45 दिनों के भीतर जमा करना होगा। हर पंजीकृत गिग वर्कर को एक विशिष्ट पहचान संख्या यानी कि यूनिक आईडी दी जाएगी, जिससे उन्हें मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा और कल्याण लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से दिए जा सके। इसके लिए एक कल्याण कोष भी बनाया जाएगा जिसमें एग्रीगेटर कंपनियों से लिया गया शुल्क, गिग वर्करों का योगदान और राज्य व केंद्र सरकार से मिलने वाला अनुदान शामिल होगा। सरकार ने एग्रीगेटर प्लेटफॉर्मों पर 1 से 1.5% तक का कल्याण शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। हालांकि इसकी एक अधिकतम सीमा भी तय की गई है। ये अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है।
श्रम मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि शुरुआत में यह शुल्क जानबूझकर कम रखा गया है ताकि कंपनियों पर अचानक ज्यादा आर्थिक बोझ न पड़े, लेकिन फिर भी ये वर्करों के लिए एक स्थायी और भरोसेमंद कल्याण प्रणाली खड़ी की जा सके। कुल मिलाकर यह कदम गिग इकोनॉमी में काम करने वाले लाखों श्रमिकों को सुरक्षा और सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली और आज की अंतिम न्यूज की तरफ। न्यूज है अर्ली 8th सेंचुरी तेलुगु इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन आंध्र प्रदेश। टॉपिक जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश में हाल ही में तेलुगु भाषा का पुराना यानी कि 8वीं शताब्दी का शिलालेख मिला है। ये खोज इसलिए खास है क्योंकि इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि तेलुगु भाषा का शुरुआती विकास कैसे हुआ और उस समय लोग किस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते थे। ये शिलालेख प्रकाशम जिले की बेस्टावरीपेटा मंडल के पिटिका युगल्ला गांव से मिला है और इसे गांव के प्रसिद्ध पिटिकेश्वर मंदिर के सामने रखी एक पत्थर की शिला पर उकेरा गया है। उस पर उत्कीर्ण था। शिलालेख पूरी तरीके से तेलुगु भाषा में है और इसमें इस्तेमाल किए गए अक्षर भी 8वीं शताब्दी के हैं और इसलिए इतिहास और पुरालेख शिलालेखों के अध्ययन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस शिलालेख में कुल 4 पंक्तियां हैं। इनमें जिन शब्दों का उल्लेख है उनसे पता चलता है कि यह लेख एक नए तटबंध नवकट्टा के निर्माण के बारे में है, यानी उस समय पानी रोकने या सिंचाई के लिए एक नया बांध या तटबंध बनाया गया था। माना जाता है कि यह काम प्राणी मिल्ली आचार्य नाम के व्यक्ति ने कराया था। वे संभवतः उस समय के शिल्पकार या मूर्तिकार थे और इससे ये बात सामने आती है कि उस दौर में कारीगर और शिल्पकार केवल कला तक सीमित नहीं थे बल्कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों में भी उनकी अहम भूमिका थी। इतिहासकारों के अनुसार यह शिलालेख उस समय का है जब यह इलाका रेनाडू क्षेत्र कहलाता था और राजशाही शासन के अधीन था। हालांकि इस लेख में किसी राजा का नाम नहीं दिया गया है, फिर भी यह शिलालेख उस समय की सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था की झलक देता है। वहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के शिलालेख विशेषज्ञ की मुनिरत्नम रेड्डी ने ये बताया कि ये खोज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ये समझने में मदद मिलती है कि तेलुगु भाषा कैसे धीरे धीरे प्राकृतिक भाषा के प्रभाव से निकलकर एक स्वतंत्र भाषा बनी। ऐसे शुरुआती तेलुगु शिलालेख ये बताते हैं कि तेलुगु न केवल बोलचाल की भाषा थी बल्कि प्रशासन और साहित्य में भी इस्तेमाल होने लगी थी। कुल मिलाकर ये शिलालेख जो है वो तेलुगु भाषा के इतिहास, उस समय की तकनीक, समाज और प्रशासन को समझने के लिए एक बहुत मूल्यवान ऐतिहासिक साक्ष्य है। तो ये थी आज की हमारी सभी इंपॉर्टेंट न्यूज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देख लेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो हाल ही में खोजा गया 8वीं शताब्दी का तेलुगु शिलालेख किस राज्य में मिला है? आपके ऑप्शंस है ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट आईएएस हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।